नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 11 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। बायजूस आईएएस के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसका आयोजन 14 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2021 शाम 6 बजे तक रखी गई है। आपकी सुविधा के लिए अन्य सभी जानकारियां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एमपी लैड कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एमपी लैड के तहत जिलाधिकारियों को जारी की गई धनराशि व्यक्तिगत नहीं होती है। दूसरा है, एमपी लैड एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र में योजना के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। विकल्पों को देखते हैं, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। अगर हम इन कथनों को देखते हैं तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एमपी लैड योजना में जो भी धनराशि जिलाधिकारियों को जारी की जाती है, ये व्यक्तिगत नहीं होती है। इस संदर्भ में पहला कथन सही है। इसके अलावा यह पूरी तरीके से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से कुछ विषय हैं यहाँ पर, हालांकि यह गलत है। शुरुआती दौर में जब इस योजना को लागू किया गया था तब इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही चलाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत डाल दिया गया। ऐसे में केवल 1 और 2 सही हो जाते हैं, अर्थात बी इसका सही जवाब है। आइए इसके संबंध में समाचार को देख लेते हैं। समाचार है, यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स बैक एमपीएलएडी स्कीम। दरअसल कोविड-19 महामारी के संदर्भ में ये योजना, जिसे 1993 में घोषित किया गया था, इसे अप्रैल 2020 में निलंबित कर दिया गया था अगली सूचना तक। आप लोग एमपीएलएडी के फुल फॉर्म को यहां से देख सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और अभी फिलहाल वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए इस योजना को बहाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक खास विषय और ध्यान रखने वाला है स्टूडेंट्स, कि अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो संसद के सदस्य हैं, उन्हें पहले के 5 करोड़ रुपयों के स्थान पर अभी 2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे वार्षिक रूप से। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो भी आवंटन होता था वो वार्षिक रूप से होता था। यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है एनुअल। कुछ अन्य विषय आप देख सकते हैं योजना के विषय में। 1993 में शुरू किया गया था, ये विषय मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा शुरुआती दौर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसे प्रशासित कर रहा था, लेकिन बाद में इसका मंत्रालय बदला गया। ये जानकारी भी मैंने अभी आपको प्रदान कर दी है। अब यहाँ पर इन 3 बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दरअसल जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें विकास की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया था, और यहाँ पर जो लोकसभा के सांसद हैं वे अपने क्षेत्रों के अंदर में जिला प्राधिकरण को परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा सांसदों की, तो ये जो पैसा है इसके अंदर में, इसको उस राज्य में खर्च कर सकते हैं जिस राज्य ने उन्हें सदन के लिए चुना है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे इस शब्द को, यह महत्वपूर्ण है यहाँ पर, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, वे देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मार्शल आर्ट और उसके राज्य सामने लिखे हुए हैं। कलारीपयट्टू केरल, मर्दानी खेल राजस्थान, परीखंडा उत्तर प्रदेश, थोडा मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, कलारीपयट्टू संबंधित है केरल से, कोई समस्या नहीं है इसमें। मर्दानी खेल की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र से। इसके अलावा परीखंडा की अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार से संबंधित है, और अगर हम बात करते हैं थोडा की तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश के साथ में। ऐसे में केवल एक ही सही सुमेलित है, हमें सही सुमेलित की ही पहचान करनी थी, और हमारा जवाब हो जाता है केवल 1। आइए संबंधित समाचार को देख लेते हैं। समाचार है, कलारीज बैक ऑन ट्रैक पोस्ट लॉकडाउन। हम सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण हमारे देश के अंदर में अनेकानेक गतिविधियां सब बंद पड़ गई थी,
लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 महामारी का जो प्रभाव है वो घट रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में जो समाज है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो धीरे धीरे फिर से ट्रैक पर आ रही हैं। और इन्हीं सब के बीच में कलारी सिखाने वाले जो गुरुकुल हैं, अब उनमें भी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कलारी के संबंध में आइए कुछ और विषय भी देख लेते हैं। दरअसल कलारीपयट्टू का अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला का अभ्यास। कलारीपयट्टू के अंदर में स्ट्राइक, किक, हथियार और उपचार के तरीके शामिल हैं। इसके अलावा कलारीपयट्टू में जो भी योद्धा होते हैं वो काफी हल्के हथियारों का उपयोग करते हैं। आइए जो अन्य मार्शल आर्ट सामने लिखे हुए थे उनके बारे में भी कुछ विषय देख लेते हैं। जैसे मर्दानी खेल मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र से संबंधित है, मराठों ने इसको आरंभ किया। इसमें कई सारे हथियार प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन तलवार का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। परिखंड की अगर हम बात करें तो परि का अर्थ है ढाल और खंड का अर्थ है तलवार, और छऊ नृत्य के अंदर में भी इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी नृत्य की शैलियां हैं उनके अंदर भी जो युद्ध कलाएं हैं हमारी, जो मार्शल आर्ट्स हैं, उनका उपयोग किया जाता रहा है। तो इनको जोड़ करके देखने की एक परंपरा, एक क्षमता, एक दृष्टिकोण आप विकसित करें। इसके अलावा हम लोग थोड़ा की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है मुख्य रूप से। इसमें धनुष और तीर अर्थात धनुर्विद्या का जो ज्ञान है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है यह भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला है अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में स्थित है, ये भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है सुंदरबन के बाद में। तो ऐसे में पहला वाला कथन सही है। हालांकि यहाँ पर जो पर्यावास है उसको काफी अधिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र को एक रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो। ऐसे में अगर हम बात करते हैं सही जवाब की, सही विकल्प की, तो आप सब देख सकते हैं केवल एक ये सही जवाब है। हालांकि ये विषय चर्चा में क्यों है इसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिशिंग कैट को। फिशिंग कैट जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर में उनका राज्य पशु भी है। फिशिंग कैट जो कि वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में आती है, IUCN की लिस्ट के अंदर में वल्नरेबल, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं सुभेद्य। स्टूडेंट्स फिशिंग कैट कोरिंगा के साथ में क्यों चर्चा में है इसकी वजह भी जान लीजिए। पर्यावरण संरक्षकों के एक दल जिसका नेतृत्व बिलाल हबीब के द्वारा किया जा रहा है, ये फिशिंग कैट की पर्यावास की आदतें, वो कहाँ कहाँ पर निवास करती है, उसके भोजन की आदतें, इन सब का गहन अध्ययन करने के लिए, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शोध कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिशिंग कैट के गले में कुछ डिवाइस लगाई जाएंगी जिसे हम लोग कॉलरिंग प्रोजेक्ट के नाम से कह रहे हैं, और इसके माध्यम से इनका पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त की जा सके। कोरिंगा के क्षेत्र में फिशिंग कैट्स की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं जिनकी वजह से इनके अस्तित्व के ऊपर में लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में इनको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, और संरक्षित करने के पहले इन पर शोध किए जाने की आवश्यकता है, और उसी दिशा में इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिशिंग कैट के विषय में आप कुछ और विषय भी यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इनके पर्यावास की बात करें तो मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र तो पहले ही आपसे कर दिया था, और कोरिंगा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में स्थित है। इसके अलावा आप इस बात को भी ध्यान रखें कि जहां पर मैंग्रोव के क्षेत्र हैं वहां पर अक्सर हम फिशिंग कैट को देख पाते हैं, जैसे उड़ीसा के चिल्का झील का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कृष्णा नदी के आसपास के मैंग्रोव के क्षेत्र हो गए, आप मानचित्र पर देख सकते हैं कोरिंगा को यहाँ पर। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो ये है प्रियोनेलुरस विवेरिनस। ये एक निशाचर जीव है, अर्थात रात को अधिक सक्रिय रहती है। ये मछली, मेंढक, बड़े जानवरों के शव, इनके मांस को खाना पसंद करती है, बेहतरीन तैराक होती हैं। IUCN की चर्चा में आपसे कर चुका हूं, पश्चिम बंगाल की बातें हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय गौरव दिवस का सर्वोत्तम वर्णन है। पहला, यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करने का दिन है। अगला है,
यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नर्सों के महत्व को बताने के लिए हर साल मनाया जाता है। यहाँ उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने का दिन है जिन्होंने तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अगला है, यहाँ प्रत्येक वर्ष पशु कल्याण और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ए। यहाँ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करने का दिन है। संबंधित समाचार को देखते हैं। समाचार है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। स्टूडेंट्स, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के संदर्भ में जिन उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है उसी से जोड़ करके 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसी दिन बिरसा मुंडा के जन्म के 100 साल भी पूरे होंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो यह एक बड़े जनजातीय नेता के रूप में उभरे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के संदर्भ में, और इन्हीं के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में काफी चर्चित विद्रोह रहा। इसे हम मुंडा उलगुलान के संदर्भ में भी जानते हैं। इन्होंने जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जागृत किया और इस संबंध में उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में याद किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। आज का प्रश्न वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक और मागध। सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स मागध। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, और आज का प्रमुख तथ्य है FCRA अर्थात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। दरअसल स्टूडेंट्स, भारत के अंदर में जिन व्यक्तियों को, संस्थाओं को विदेशी धन आदि प्राप्त होता था, इसके विनियमन के संदर्भ में 1976 से ही कानून बना लिए गए थे, और ऐसे में इन्हीं कानूनों को 2010 में समाप्त करके उनकी जगह पर एक नया कानून लाया गया। इसी कानून में 2010 में जो लाया गया था, 2020 में कुछ संशोधन किए गए जो कि विवादित रहे, और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाना है। क्या थे संशोधन, क्या है विवाद, सरकार का पक्ष क्या है, सारे विषयों को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर इन नियमों को कार्यान्वित करने के संदर्भ में गृह मंत्रालय एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है। 2020 में जो संशोधन किए गए, जो गैर सरकारी संगठन है उनके कार्यक्रम के संदर्भ में, तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो भी इनके प्राधिकारी होंगे उनकी पहचान आधार के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य संगठन को उस विदेशी अंशदान को हस्तांतरित या ट्रांसफर आदि नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की उस शाखा में ही प्राप्त किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। आलोचना की बात करते हैं तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अत्यधिक नियमन की वजह से गैर सरकारी संगठनों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। गैर सरकारी संगठन सरकार की योजनाओं को लागू करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जहां पर सरकार की पहुंच नहीं भी रही है वहां पर भी ये काम करते रहे हैं। इसके अलावा आलोचना का एक और विषय है कि महत्वपूर्ण संसाधनों के आदान प्रदान में बाधा भी पहुंच सकती है, और ये बाधा आंतरिक स्तर पर हो सकती है, देश के अंदर हो सकती है, या देश के बाहर से जो संसाधन प्राप्त किए जाते हैं उनके संदर्भ में भी ये बाधा हो सकती है। सरकार का यहाँ पर तर्क है, कई सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन रहे हैं जिस कार्य के लिए उनको बनाया गया था वे अपने अंशदान का अपेक्षित उपयोग नहीं कर रहे थे। कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि इस धन का आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने में, उसे खतरा पहुंचाने में प्रयोग किया जा रहा था। ऐसे में देश की सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।